दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। आईआरएफसी को नया एमडी मिल चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में अब आईआरएफसी में फैसले बहुत तेज़ी से लिए जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद नया एक एमडी मिला है आईआरएफसी को। यहाँ पे कुछ और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। आने वाले समय में आईआरएफसी क्या मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है या फिर इस लेवल से गिरावट की संभावना बन रही है। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हो चुका है। क्या इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 194 पर, क्लोजिंग कल की 193 के आसपास थी। तो शुरुआत अच्छी हुई, 195 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना। इस स्टॉक के अंदर भी आ गई प्रॉफिट बुकिंग और लगभग सभी स्टॉक आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में। तो इस समय स्टॉक 189 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.23% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी कम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल यहाँ पे 3 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 88 लाख की डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि यहाँ पे कंपनी को नया एमडी मिल चुका है। तो आज बोर्ड मीटिंग हुई थी। इस बोर्ड मीटिंग के दौरान बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पे एमडी और सीईओ की पोस्ट का ऐलान हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और आप देख लो, इसमें उषा वेणुगोपाल को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो आईआरएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से उषा वेणुगोपाल को नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तौर पोस्ट पे आज से यानी 1 अगस्त से उनकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 अगस्त से ही अगर आप देखें तो उमा रानाडे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह कि उनकी कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनको रिटायरमेंट हो रहा है। और इसी वजह से उमा रानाडे की जगह पे अब उषा वेणुगोपाल है जो कंपनी के एमडी होंगे। इसके अलावा उषा वेणुगोपाल को कंपनी के सीईओ की पोस्ट भी यहाँ पे दी गई है, यानी वो 2 पदों पे एक साथ में काम करेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि उषा रात को इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ऑफिसर है, 1987 बैच की, और 35 साल का अनुभव है रेलवे सेक्टर का। और इस समय अगर आप देखें तो उनका जो चार्ज है वो एडिशनल मेंबर फाइनेंस चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है। तो कोई नया एमडी मिल चुके हैं आईआरएफसी को, जिससे आने वाले इसमें कुछ फैसले तेज़ी से लिए जा सकते हैं। अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा, मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ नई अपडेट निकल के आ रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है गुजरात, महाराष्ट्र और यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली के बीच में होगा। और आप देख दो कि करीब 508 किलोमीटर का टोटल ये आप देखो ट्रैक होगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर है, जिसमें 12 स्टेशन होंगे: साबरमती अहमदाबाद, आनंद वडोदरा भरूच, सूरत बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई। तो ये स्टेशन होंगे टोटल 12 इस बुलेट ट्रेन के बीच में। और जब इसकी जो टोटल अगर यहाँ पे कॉस्ट देखें तो आपको यहाँ पे 1,08,000 करोड़ के आसपास दिखाई देगी। तो यहाँ पे इसका प्रोग्रेस अगर आप देखें तो करीब 1389.5 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण 31 जुलाई 2024 तक हो चुका है। तो यहाँ पे 350 किलोमीटर पेयर फाउंडेशन, 316 किलोमीटर पेयर कंस्ट्रक्शन और 220 किलोमीटर ग्रिड कास्टिंग और 190 किलोमीटर यहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग हो चुका है। तो 31 जुलाई को लोकसभा में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट दी गई है कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। इसके स्पेशली सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान जा रहा है, क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है। ऐसे में सेफ्टी के प्रोटोकॉल को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा जा रहा है, उसको यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है। जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जापान और इंडिया मिलके ही इस बुलेट ट्रेन को बना रहे हैं। अभी देख सकते हो कि इन्होंने
कोलक रिवर के ऊपर 160 मीटर का एक लॉन्ग ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है। और ये जो ब्रिज है ये वापी और बिलीमोरा स्टेशन के बीच में है, कोलक रिवर पर। तो वापी से 7 किलोमीटर दूर है और 43 किलोमीटर दूर है बिलीमोरा से। ये जो ब्रिज है अगर आप देखें यहाँ से सापुतारा हिल्स काफ़ी नज़दीक है और अरेबियन सी इससे जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। आप देख दो कि जल्द ही ये हमें बुलेट ट्रेन इंडिया की पहले मिलती हुई दिखाई देगी, यह अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप देख दो कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से ही जो बयान निकल कर आया है कि पिछले 3 सालों में जो सवाल पूछा कि बहुत सारे रेलवे ब्रिज है वो कोलैप्स हुए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे मिनिस्टर की तरफ से बयान निकल कर आया कि करीब 9,784 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किया गया है रेलवे ब्रिज को रिपेयर करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे महाराष्ट्र में ओल्ड ब्रिज को यहाँ पे देखा है जिसके ऊपर इस समय उसको रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है। तो जितने भी पुराने ब्रिज हैं उनका रिपेयरिंग काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में लास्ट 3 ईयर में कोई भी रेलवे ब्रिज के माध्यम से दुर्घटना नहीं हुई है। तो सरकार सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर भी काम कर रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि IRFC के लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेलवे सेक्टर की कोई भी कंपनी अगर ये प्रोजेक्ट करेगी उसको फ़ायदा तो IRFC को होगा, क्योंकि रेलवे कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम IRFC ही करती है। अब इसका QVT स्कोर एक बार देख लेते हैं कि कैसा है, वैल्यूशन कैसी है, क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी के मामले में स्टॉक बहुत बेहतर है। यहाँ पे 100 में से 77 पॉइंट निकल रही है। इसका मतलब हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसकी, काफ़ी मजबूत है। लेकिन वैल्यूशन के मामले में पीछे है। तो यहाँ पे वैल्यूशन 100 में से मात्र 28 पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक्सपेंसिव वैल्यूशन है। इस समय स्टॉक महंगा लग रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। तो करंट लेवल पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिले, लेकिन टेक्निकल लेवल देखें तो वो काफ़ी अच्छे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। 100 में से 61 पॉइंट है। इसका मतलब टेक्निकली स्टॉक बुलिश दिखाई दे रहा है, यानी आने वाले समय फिर से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है स्टॉक। अब इसके लॉन्ग टर्म जो सिग्नल है वो तो काफ़ी बुलिश है, कोई चिंता की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए सिग्नल बहुत ज़्यादा बेरिश है, नहीं अभी भी इसमें और गिरावट की संभावना बन सकती है। वैसे स्टॉक के अंदर भले ही गिरावट हुई हो, लेकिन दूसरी कंपनियों पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। पिछले 3 सालों में IRFC ने 102% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 15% की तेज़ी बनी है। फाइनेंस सेक्टर में मात्र 13% की तेज़ी बनी, तो विनर IRFC है। 1 ईयर की बात करें तो IRFC ने 397% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी 400% का ज़बरदस्त रिटर्न। सेंसेक्स में 22% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस की बात करूँ मात्र 18% की तेज़ी बनी है। तो 1 ईयर के हिसाब से ज़बरदस्त रिटर्न दिया IRFC ने। अब यहाँ 3 मंथ की बात करें तो IRFC ने 20% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 9% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 6% की तेज़ी बनी है। तो सबके मुकाबले इसका प्रदर्शन बेहतर है। अब यहाँ पे अगर 1 मंथ की बात करें तो IRFC ने 9% की शानदार तेज़ी दिखाई है, जबकि सेंसेक्स में मात्र 3% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 0.51% की तेज़ी बनी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी इस गिरावट के बावजूद भी सबसे शानदार प्रदर्शन IRFC का ही है। अब बात कर ले ईयर टू डेट के हिसाब से तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो रिटर्न है वो 91% ज़बरदस्त है, जबकि सेंसेक्स में 13% की तेज़ी बनी है और फाइनेंस में मात्र 9% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन लगातार बेहतर है। ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय IRFC मालामाल कर सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।